जो बड़ी आंत का कैंसर है, इसका किस तरह इलाज किया जा सकता है? क्या ये दवाओं से इलाज मुमकिन है या ऑपरेशन ही करवाना ज़रूरी है? और कौन सी गज़ाएँ ऐसी हैं जो इसके लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकती हैं? कैंसर किसी भी किस्म का हो, स्वाय ब्लड कैंसर के, उसका फर्स्ट जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है वो सर्जरी है। TNM ट्यूमर जो है उसको क्लासिफाई करते हैं जो ट्यूमर इटसेल्फ है, उसके साइज़ के हिसाब से, उसके लोकल, उसने कितनी चीज़ों को पकड़ा हुआ है, कितना फैला हुआ है, लोकल फैलाव के मुताबिक जो है उसको हम T1 2 3 4 करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौजूद नाज़रीन, प्रोग्राम सेहत ही ज़िंदगी है। इसमें हम एक इंतहाई अहम टॉपिक बड़ी आंत के कैंसर के मौजू पे गुफ्तगू कर रहे हैं, जिसमें हमने पहले हिस्से में जो बड़ी आंत का कैंसर है उसकी अलामात, उसकी वजूहात और उसकी तशख़ीस किस तरह हो सकती है उसके बारे में जाना। अब प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम जानेंगे कि इसका किस तरह इलाज किया जा सकता है, क्या ये दवाओं से इलाज मुमकिन है या ऑपरेशन ही करवाना ज़रूरी है, और कौन सी गज़ाएँ ऐसी हैं जो इसके लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकती हैं। हमारे साथ प्रोफेसर डॉक्टर अब्दुल बशीर साहब मौजूद हैं। सर, बहुत शुक्रिया। ये बताइएगा कि कोलोन कैंसर की रोकथाम मुमकिन है, और अगर है तो फिर कौन से फास्ट इक़दाम करने चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, कोलोन कैंसर की रोकथाम एज सच मुमकिन नहीं है। हाँ, उसमें ये है कि जिस तरीके से हमने बताया कि जो चीज़ें रिस्क फैक्टर्स हैं, कुछ रिस्क फैक्टर्स ऐसे हैं जिनको आप नहीं बदल सकते। मसलन मौरूसी कोई बीमारी है या कोई जेनेटिक डिफेक्ट है तो उसको तो हम नहीं बदल सकते। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे इख्तियार में हैं। मिसाल के तौर पे अगर कोई स्मोकर है, स्मोकिंग को छोड़ देना। हम अल्हम्दुलिल्लाह हमारा एक इस्लामी मुल्क है, यहाँ पे अल्कोहल नहीं है, लेकिन जब दुनिया में बात करें तो अल्कोहल बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है, और अल्कोहल की वजह से भी ये वन ऑफ द रिस्क फैक्टर्स है। और उसके बाद फिर जिस तरह से खुराक की, जिस तरह से हैं जो रिफाइंड फूड्स है, रेड मीट है, और ये रिस्क को बढ़ाती हैं। और हमने जिस तरह बात की थी फाइबर डाइट है, रफेज है, रफ़ डाइट है, और सब्जियां और फ्रूट है, ये रिस्क को कम करते हैं। तो हम इसको रिस्क की कमी बेशी कर सकते हैं। वैसे तो जो होना है अल्लाह के इख्तियार में है, अल्लाह के हुक्म से होता है, हम उससे अल्लाह से दुआ करें और हम उसको जो है ना रिस्क को कम कर सकते हैं जो हमारे इख्तियार में है। और उससे अगली बात ये है कि स्क्रीनिंग के ज़रिए इसको अर्ली डिटेक्शन से जब जितनी जल्दी स्टेज पे इसकी अगर तशख़ीस हो जाए तो उतनी ही उसमें आसानी और उतना ही उसमें जो है वो इलाज जो है और उसमें जो है इलाज की कामयाबी के इम्कानात बढ़ जाते हैं। तो इब्तदाई मरहले में अगर ये डिटेक्ट हो जाता है तो क्या फिर ये सिर्फ मेडिसिन से इसका इलाज मुमकिन है या इसमें भी ऑपरेशन ही होता है? नहीं, देखें, कैंसर किसी भी किस्म का हो, स्वाय ब्लड कैंसर के, अच्छा जी, स्वाय जो हीमाटोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हैं उनके अलावा किसी भी किस्म का कैंसर हो, उसका फर्स्ट जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है वो सर्जरी है। क्योंकि जो भी डिफेक्टिव जो है उसको आपने निकालना है। आपकी मैं एक मिसाल, मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, आपने आकाश बेल देखी, अमर बेल? वो किसी दरख्त पे फैल जाए तो क्या होता है? बिल्कुल। कैंसर जो है ना वो आकाश बेल है। अच्छा। अब उसको आकाश बेल को आप क्या करते हैं, आपको जब तक वो शाखें काट के नहीं फेंकेंगे और उसके बाद उसको सर्वेलेंस करते रहे दरख्त के ऊपर, ये दोबारा तो नहीं हो रही। तो इसी तरीके के साथ कैंसर उस आकाश बेल की तरह है। तो इसका पहला फॉरमोस्ट जो है ट्रीटमेंट जो है वो सर्जरी है। अच्छा जी। और सर्जरी के बाद फिर जो है उसके बाद फिर शुआएं और दवाइयाँ जो हैं उसके मुख्तलिफ तरीका इलाज, हम उसको बाद में सप्लीमेंट करते हैं, उसको हम एडजुवेंट कहते हैं कि ऐड करते हैं, एडजुवेंट हम उसको ऐड करते हैं ट्रीटमेंट को, शुआओं को या दवाइयों को। तो कोलोन कैंसर में आम तौर पे जो है वो कीमोथेरेपी का ज़्यादा रोल है और इम्यूनोथेरेपी भी कुछ केसेस में आ रही है। तरीका इलाज की बात करें तो सर्जरी पहले है और उसके बाद हमने उसको कीमोथेरेपी और करनी है। और अवेलेबिलिटी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल मौजूद है। और किस तरीके से, तो इसमें ज़ाहिर है कि जिस वक्त निकाला जाता है सिर्फ ट्यूमर नहीं निकाला जाता। अच्छा जी। इसकी पहले स्टेजिंग की जाती है और स्टेजिंग में मुख्तलिफ तरीके, एक ड्यूक्स पुरानी चली आ रही है, उसके बाद एक जो स्टैंडर्डाइज तमाम कैंसर्स के लिए है ट्यूमर लिम्फ नोड्स एंड मेटास्टेसिस, TNM। ट्यूमर जो है उसको क्लासिफाई करते हैं जो ट्यूमर इटसेल्फ है, उसके साइज़ के हिसाब से, उसके लोकल, उसने कितनी चीज़ों को पकड़ा हुआ है, कितना फैला हुआ है, लोकल फैलाव के मुताबिक जो है उसको हम T1 2 3 4 करते हैं जी। मसलन अगर हम इस कैंसर की बात करें तो T1 में वो आएगा कि जो सिर्फ़ और सिर्फ अभी म्यूकोजल जो उसकी सबसे अंदर वाली लेयर है आंत की, सिर्फ उसमें मौजूद है।
T2 में उसने उस आंत के जो पट्टे हैं उनको भी जकड़ लिया है। T3 में वो उस आंत के बाहर आ गया, लेकिन उस आंत के से बाहर दूसरे टिश्यूज़ को उसने नहीं पकड़ा। और जब T4 में जो है वो वहाँ से बाहर निकल गया, अगर जिस तरह से रेक्टम में, तो उसके आगे पड़ा हुआ है आपका मसाना, तो इसी तरीके के साथ जो दूसरी चीज़ें पड़ी हैं, दूसरे आपके हैं, उनको भी वो पकड़ सकता है। तो एक तो हम इस तरीके से इसकी ट्यूमर की क्लासिफिकेशन होती है। फिर देखा जाता है कि जो हदूद है, जिस तरह हमने देखा होगा कि बगल में ब्रेस्ट कैंसर में हो जाते हैं, तो इसी तरीके के साथ छोटी छोटी गिल्टियाँ जी, वो गिल्टियाँ जो हैं उनकी मौजूदगी जो है ना, जहाँ से ये बेसिकली ये आपकी जो है ना चेक पोस्ट है। अच्छा जी। जो लिम्फ नोड्स है ना, ये आपकी चेक पोस्ट है कि जिस वक्त कोई दहशतगर्द जाता है ना, तो उसको पकड़ने के लिए खड़े होते हैं। तो जिस वक्त वहाँ उनकी फाइट होती है ना, तो वो कोलेटरल डैमेज होता है, तो वो जब लिम्फ नोड्स, तो उसको बेसिकली वो कर्टेल कर रहे होते हैं। तो वो अगर आप लिम्फ नोड्स अगर इन्वॉल्व हो गए हैं, तो वो नोडल 0 से 1, और अगर ज़्यादा हो गए तो 2, इसी तरह से बढ़ती जाएगी। इसी तरह से खून के ज़रिए ये मुख्तलिफ जगहों में फैलता है। सबसे पहला इसकी जो डेस्टिनेशन है वो है जिगर। अच्छा। तो सबसे कॉमन, तो इसके अगर ये, तो उसको हम कहते हैं डिस्टेंट मेटास्टेसिस, यानी दूर दराज का फैलाव। देखें, एक तो ट्यूमर हो गया, दूसरा वो गिल्टियाँ होंगी, वो उस रास्ते पे हैं जहाँ से वो खून और वो लिम्फ वापस जा रहा है, तो वो चेक पोस्ट है इसको पकड़ने के लिए। अगर वो भी इन्वॉल्व हो गई हैं, वहाँ पे भी दहशतगर्दों ने कब्ज़ा कर लिया है, ट्यूमर सेल ने कब्ज़ा कर लिया है, तो बेसिकली फिर वो नोडल। और डिस्टल वो है कि डिस्टेंट का मतलब दूर दराज के इलाकों में, यानी कि कैंसर जो है आपका रेक्टम का है, बड़ी आंत के भी निचले हिस्से का है, मकद के पास है, और वो चला गया है, उसके जो सेल्स हैं वो जाके वहाँ पे ट्यूमर बना लिया उसने जिगर में। तो मोस्ट कॉमन जिगर में, और उसके बाद जो दूसरा इसकी कॉमन साइट है वो है लंग्स, फेफड़ों में। तो बेसिकली ये जो प्लानिंग होती है ना सर्जरी की, ये पहले हम स्टेजिंग होती है। जब अब ये सारी कुछ इन्वेस्टिगेशन हम स्टेजिंग के लिए भी करते हैं, मतलब हमने आंत की कोलोनोस्कोपी सारा कुछ कर लिया, तो कई दफ़ा हम टोटल बॉडी सीटी स्कैन कराएंगे देखने के लिए कि क्या जिगर या वो तो इन्वॉल्व नहीं है, लंग्स तो इन्वॉल्व नहीं है। तो उसके बाद फिर जो है उसके मुताबिक फिर सर्जरी की प्लानिंग होती है। तो आम तौर पे फिर आंत का वो हिस्सा, तो इसको बेसिकली राइट और लेफ्ट हेमीकोलेक्टमी, हेमी मीन्स आधा। जब भी कहीं पे आप लफ्ज़ एक्टमी सुने ना, इसका मतलब उसको काट के निकाल देना। जैसे टॉन्सिलेक्टमी बहुत आपने सुना होगा, बच्चों में अक्सर गले के गदूद जो हैं, अपेंडिसेक्टमी, अपेंडिक्स निकाल के, तो कोलेक्टमी कोलोन को निकाल दिया, हेमी मीन्स आधा, हाफ। तो राइट हेमीकोलेक्टमी, लेफ्ट हेमीकोलेक्टमी, बेसिकली जो उसकी ब्लड सप्लाई है, इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए और ट्यूमर की फैलाव को देखते हुए राइट के लेफ्ट हेमीकोलेक्टमी, और उसके साथ जो लिम्फ नोड्स हैं वो उसके साथ ही निकाल दिए जाते हैं। और उसके बाद फिर अगला इलाज जो है वो डिपेंड करता है लिम्फ नोड्स की मौजूदगी में और दूसरी चीज़ों की मौजूदगी में, कि ट्यूमर क्लियर हो गया है, और दूसरी बात ये कि क्या जो हदूद हमने गिल्ट के साथ निकाली उनमें से कितनी में कैंसर था, कितनी में नहीं था, और इस तरह की चीज़ें जो डालती हैं असर। तो फिर उसके हिसाब से फिर प्लानिंग होती है कि इसके बाद हमने सर्जरी करनी है। अच्छा, अब ये हेमीकोलेक्टमी जो है ये ओपन भी की जा सकती है, और अब लेप्रोस्कोपी के लिए भी हो जाती है। लेप्रोस्कोपी का मतलब ये है कि कैमरा डाल के पेट के अंदर और औजार डाल के छोटे छोटे जो है ना वो पंक्चर वुंड्स के ज़रिए आप जो है ना, हाँ जी, वो छोटे छोटे, तो उनको आप जो है ना वो आंत को निकाल लेते हैं उसके ज़रिए से, बजाय पूरा बड़ा ऑपरेशन करें। तो ये भी मुमकिन है। तो ये तो इसका है तरीक़ाकार सर्जरी का। और जो दवाइयाँ हैं वो ज़ाहिर है कि मैं इसमें मुख्तलिफ़ किस्म की दवाइयाँ होती हैं, उनका एक प्रोटोकॉल होता है, उसके बारे में मैं अपनी राय दे नहीं पाऊँगा, चूँकि वो हम रेफ़र करते हैं ऑन्कोलॉजिस्ट को, वो हमसे बेहतर उसको समझता है। तो ये कितनी देर का तरीका इलाज है, मतलब इस सर्जरी और साथ में जो है केमोथेरेपी को कितना अरसा लग जाता है टोटल मरीज़ को सेहतमंद होने में? देखिए, सर्जरी तो अगर एक्सपर्ट हैंड्स है और ट्यूमर रिसेक्टेबल है, रिसेक्टेबल का मतलब ये ऑपरेट हो सकता है, बहुत ज़्यादा इस तरह फैल नहीं गया और उसका फैलाव बहुत ज़्यादा नहीं है, तो मेरा ख्याल ये है कि 1 घंटे में, ऑपरेटिव टाइम 1 घंटे से कम में एक्सपर्ट सर्जन इसको निकाल लेंगे, राइट लेफ्ट हेमीकोलेक्टमी। हाँ, कई दफ़ा जिस तरीके के साथ आपको जो है वो टोटल कोलेक्टमी किसी और वजह से, या जिस तरह बहुत लोअर डाउन है, तो उसमें ऐसा भी होता है कि ट्यूमर लोअर डाउन है और जिस वक्त आपने वो निकाल लिया तो जो आंत का मुंह है उसको हम नीचे जोड़ नहीं सकते, जगह नहीं है जोड़ने के लिए, जोड़ डालने के लिए। तो फिर उस सूरत में यहाँ बाज़ औक़ात वो सुराख बनाना पड़ता है पेट में पखाने के बाहर निकालने के लिए, उसके खराज के लिए बैग लगाया जाता है जो, लेकिन वो मतलब ज़ाहिर है कि वो
इसलिए जब हम बात करते हैं कि सर्जरी कौन सी होगी, कैसी होगी और कितना वक्त लगेगा, ये सब चीज़ों पे डिपेंड करता है कि ट्यूमर का साइज़ क्या है, ट्यूमर की लोकेशन क्या है, लिम्फ नोड्स हैं या नहीं है, पेशेंट की कंडीशन क्या है, वगैरह वगैरह। तो ये चीज़ें हो गई। और उसके बाद कीमोथेरेपी के सेशन लगते हैं 5, 3, आई एम नॉट श्योर, मैं इस पे बात नहीं करूँगा। टाइम कितना, मतलब 1 माह, 2 माह, 3 माह? 6 मंथ्स तो लगेंगे, ठीक है ना, मेरे ख्याल में 6 मंथ्स तो कम से कम लगेंगे। और सिर्फ ये तो हो गया, उसके बाद फिर लॉन्ग टर्म सर्वेलेंस है। सर्वेलेंस मीन मॉनिटरिंग। आपने देखा ना वो सेफ सिटी सर्वेलेंस कैमरे लगे हुए, तो फिर आपने कैमरे लगा के बैठना है कि आपने उस पेशेंट को मॉनिटर करते रहना है, उसको देखते रहना है। अगर अलामात कहीं दोबारा ज़ाहिर होती है, नहीं भी होती, तो भी आपने ये नहीं कि उसको बिल्कुल भूल जाना है। तो उसके इस तरीके से, जिस तरह हमने कहा कि एक वो हमने बहुत शुरू में बात की जो ट्यूमर मार्कर्स हैं, जिस तरह CEA की बात की कि वो ब्लड में हम चेक कर सकते हैं, उसी तरह हम जो पखाने के जो टेस्ट होते हैं, स्टूल के टेस्ट, वो हम करा सकते हैं। और इसी तरीके के साथ हम जिस तरह पहले से स्क्रीनिंग करते थे, उसको ज़रूरत पड़ने पे स्कोप भी दोबारा से वो दूरबीन डाल के, कैमरा डाल के उसका मुआयना कर सकते हैं। सो ये सर्वेलेंस लॉन्ग टर्म है। तो सर्जरी में आमतौर पे हेल्दी पर्सन वुड रिकवर बाई अबाउट 1 वीक 10 डेज़। उसको मज़ीद आप 2 हफ्ते दे दें, 1 महीना दे दें अपनी पूरी स्ट्रेंथ बहाल करने के लिए। कीमोथेरेपी में फिर जो है वो ऑन्कोलॉजिस्ट डिसाइड करेगा, डिपेंड करेगा कि उसने कौन सी कम्बिनेशन देनी है, सही, और कैसे जो है वो किस तरीके से देनी है। तो क्या ये कैंसर दोबारा भी हो जाता है, यानी एक दफ़ा मरीज़ सेहतमंद हो गया फिर मुमकिन है कि उसको दोबारा भी ये प्रॉब्लम हो जाए? कैंसर जो है वो आपने देखा कैंसर का निशान क्या होता है? क्रैब, केकड़ा। अच्छा जी। 6 हाथों टांगों वाला ना, वो क्या है कि आप उसको एक पकड़ो वो दूसरे से पकड़ लेता है। तो ये ऐसा ही है। अनफॉर्चुनेटली इसमें रिकरेंस होने का इम्कान रहता है, लेकिन डिपेंड करता है कि तशखीस किस लेवल पर हुई। जब ट्यूमर हम निकालते हैं ना, फिर उसमें से ये भी देखा जाता है कि ट्यूमर की एक माइक्रोस्कोपी यानी खुर्दबीनी जब मुआयना किया जाता है, उसमें भी देखा जाता है ये कितना अग्रेसिव, कितना ये ज़्यादा तेज़ी से फैलने वाला। यानी एक ही ट्यूमर एक ही तरह से, एक ही जैसा 2 मुख्तलिफ लोगों में माइक्रोस्कोपिकली जो है वो मुख्तलिफ तरीके से बिहेव कर सकता है। बिल्कुल सही। तो एक तो ये कि उसका कितना वो अग्रेसिव के लिए, अब उर्दू के लिए हम क्या झगड़ालू तो नहीं कहेंगे, क्या लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे अग्रेसिव के लिए? जो बार बार हमला कर सकता है ऐसे। हाँ जी, जो थोड़ा अग्रेसिव, गुस्से वाला, हाँ ये ज़्यादा बेहतर लफ्ज़ हो गया। झगड़ालू, एग्रेसिव जिसे हम कहते हैं ना, तो कुछ एग्रेसिव होते हैं, कुछ जो है वो कम एग्रेसिव होते हैं। मतलब जिसमें जिस तरह से वो रैपिडली, जब कैसे पता लगता है कि रैपिडली डिवाइडिंग सेल्स होते हैं। जी जी। कुछ में सेल्स जो है उनमें माइटोटिक फिगर हम उसे कहते हैं कि सेल्स की जो बढ़ने की या तकसीम होने की वो है वो कम है, रेशो जो है कम है। तो बेसिकली ये माइक्रोस्कोपिकली फिर देखते हैं कि जब हमने वो ट्यूमर निकाला है तो क्या वो जो खून की नालियाँ थी और जो आसाबी निज़ाम था जिन्हें हम नर्व कहते हैं, उनकी शीत के अंदर तो ग्रो नहीं किए हुए उसके सेल्स। अगर वो ग्रो किए हों तो ये इसमें चांस होता है ये दोबारा होने का इम्कान बढ़ जाता है। इसी तरीके का ट्यूमर का अपना साइज, जब आपने ट्यूमर निकाला कि पूरा ट्यूमर निकल गया या उसका कुछ हिस्सा रह गया, माइक्रोस्कोपिकली आप मार्जिन की क्लियरेंस देखते हैं, फिर उसके लिम्फ नोड्स पॉजिटिव थे या नहीं थे, ठीक है ना। अगर आपने पॉजिटिव आपने लिम्फ नोड निकाले, वहाँ पे कहा जी उन्होंने 30 लिम्फ नोड आपने निकाले हैं और उनमें से 2 में ट्यूमर है, एक में आपने 30 लिम्फ नोड निकाले, उन्होंने कहा जी में 27 में ट्यूमर है। तो जाहिर है जिसमें 27 में ट्यूमर है, इसका मतलब ये है कि वो वहाँ है तो वो 27 तक में पहुँचा हुआ, तो आगे भी कहीं गया होगा जो हमें अभी नहीं नज़र आ रहा। तो वो कहीं ना कहीं से अपनी जड़ें, मैंने जिस तरह पहले बयान की, इसकी मिसाल दी आकाश बेल की या अमर बेल की, कि जब आप उसको निकाल के फेंक भी दें तो उसका कहीं ना कहीं से इतना सा भी ज़रा रहता है, वो वहाँ से उसको दोबारा से उसको अपनी जो है वो बढ़ोती होती है, वो अपने आप को दोबारा से उसको काबू कर लेता है, तो दोबारा होने का इम्कान बिल्कुल होता है। तो इसीलिए तो मॉनिटरिंग और सर्वेलेंस रखी जाती है कि इस पर निगरानी रखी जाती है, निगरानी का निज़ाम रखा जाता है। अच्छा डॉक्टर साहब, प्रोग्राम के आखिर पे आप हमारे नाज़रीन को क्या एहतियाती तदाबीर के बारे में बताएंगे कि वो किस तरह की खुराक खाएँ और किस तरह की एहतियाती तदाबीर अपनाएं जिससे वो इस कैंसर से अपने आप को काफ़ी हद तक महफूज कर सकें? अच्छा, इसमें जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ना, पहली बात तो ये है, जिस तरह हम अभी बात में एक बात रह गई कि तशख़ीस अगर इब्तदाई दर्जे में हो जी जी तो उसमें कामयाबी के इम्कानात कितने हैं। तो अगर तो जिस तरह स्टेज 1 हमने स्टेजेस की बात की, स्टेज 1 पे अगर ट्रीटमेंट हो गई है
तो 5 साल हम इस पे ना 5 ईयर सर्वाइवल 10 ईयर सर्वाइवल के 5 सालों में 10 सालों में आदमी कितने लोग ज़िंदा होंगे इसमें से। तो स्टेज 1 की जो सर्वाइवल है 5 साल की, कि अगर किसी पेशेंट को आंत का कैंसर हुआ और वो स्टेज 1 पे था, उसका इलाज हो गया, तो उसमें से 90% से ज़्यादा इम्कान है कि 10 में से 9 लोग 5 साल के बाद इंशाल्लाह ज़िंदा होंगे। ठीक है जी? जी। अच्छा, और इसी तरीके के अगर वो स्टेज 3 में है तो ये सर्वाइवल रेट 90 से गिर के जो है स्टेज 2 ये आ जाता है तकरीबन 50-60% के करीब, यानी इसका मतलब ये है आधे लोग अल्लाह के पास चले गए होंगे। तो इस वजह से जो पहली इसमें एहतियाती तदाबीर है वो तो ये है कि आप किसी भी अलामत को इग्नोर ना करें, नज़रअंदाज नहीं करें। अगर आपको, क्योंकि ये असल में सिलसिला ऐसा है कि ये हमारे यहाँ रिवायती और मजहबी और माशरती तौर पर भी एक शर्म व हया का मामला होता है। हम किसी से जिक्र भी नहीं करते, और जिक्र कर भी लें तो हमें मुआयना के लिए जाते हुए भी थोड़ा सा घबराहट होती है और झिझक होती है। तो ये बहुत पहला पैगाम तो ये है कि इसमें अगर कोई अलामत ऐसी, जिस तरह से अगर खासा खाने में खून आ रहा है, ये तो मेजर अलामत है, तो इसमें कतन इसको इग्नोर नहीं करना। इसमें जाके आपने जो है उनको फ़ौरन अपने डॉक्टर से रजू करना है, और डॉक्टर से मुराद क्वालिफाइड डॉक्टर है। हमारे यहाँ असल में हमारे माशरे में हर शख्स जो है ना वो डॉक्टर भी है और मजहबी रहनुमा भी है। ठीक है ना जी? बिल्कुल सही। हर शख्स मजहबी रहनुमा भी है और कुछ ना कुछ हद तक डॉक्टर भी है। तो ऐसे मजहबी रहनुमाओं से भी बचना है और ऐसे डॉक्टर से भी बचना है। तो जो क्वालिफाइड डॉक्टर है, आमतौर पे हम जनरल प्रैक्टिशनर के पास जाते हैं, जीपी के पास जैसे कहते हैं, वो देखने के बाद आगे फिर तशखीस करेगा, वो टेस्ट करवाएगा, जो टेस्ट करवाएगा वो ज़रूरी है। इसी तरह से मुआयना, ख़ास तौर पे इसकी जो आंत का मुआयना वो जो कैमरा डाल के या दूरबीन डाल के या स्कोप डाल के किया जाता है वो ज़रूरी है। उसके बाद जो टेस्ट बताए जाएँ वो भी कराने ज़रूरी हैं, और उसके बाद फिर उसके मुताबिक वो रेफ़र करेगा। तो इसमें दरमियान में भी भागना नहीं है जी, यानी मुकम्मल मुआयना करवाना। एक तो ये है कि नज़रअंदाज नहीं करना, उसके बाद झिझक नहीं होनी चाहिए, और तीसरी बात यह है कि आपने जिसके पास गए हैं उसके मशवरे के मुताबिक चलना है। तो ग़िज़ाएँ कौन सी खाएं, यानी ये फास्ट फूड वगैरह जो है ये इसका सबब बन सकता है, इनसे बचना चाहिए? बिल्कुल बन सकता है, और मकसद यही है। लेकिन कितनी ये अजीब बात है कि ये हम जितना मर्जी ऐसे प्रोग्राम कर लें, ये इनमें ये जो एक हमारी माशरती तब्दीली आ गई है और आ रही है, इसको आप वापस कैसे करें, ये एक बड़ा अहम सवाल है। इस पे कुछ ऐसे लोगों की जो सोशल साइंटिस्ट हों उन पर कभी आप बुला के गुफ्तगू कीजिएगा कि ये जो ट्रेंड है फास्ट फूड का और रिफाइंड फूड्स का, फास्ट फूड तो एक, रिफाइंड फूड अल्लाह का शुक्र है अभी हमारे यहाँ उसका कम है। रिफाइंड फूड जो डब्बे में आती है, जी, ठीक है ना, अल्लाह का शुक्र है अभी तक हमारे मुल्क में कम है, लेकिन अभी हो सकता है कल को वो भी यहाँ आ जाए। तो जैसे जैसे पैक फूड जो है, हाँ जी, तो इस वजह से रफेज, फाइबर डाइट, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, इनका ज़्यादा इस्तेमाल करें। सिगरेट से, शराब नोशी से परहेज़ करें, मोटापे से बचने की कोशिश करें, और एक्सरसाइज या थोड़ी सी एक्टिव लाइफ गुजारें जी। और सबसे बड़ी बात यह है कि अल्लाह के साथ से खैर मांगते रहें। बिल्कुल, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। बिल्कुल इंशाअल्लाह ताला। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। मौजूद नाज़रीन, आपने डॉक्टर साहब से जाना कि जो बड़ी आंत का कैंसर है इसकी इब्तदाई अलामात क्या होती हैं, इसकी तशख़ीस किन किन ज़रियों से हो सकती है। तो अगर हमें कोई भी इब्तदाई अलामत नज़र आती है तो हमें चाहिए कि हम फ़ौरन डॉक्टर से रजू करें ताकि हम किसी भी पेचीदगी से बच सकें, और अल्लाह ताला हम सबको महफूज रखे। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। बहुत शुक्रिया।